लोग बात करें विज्ञान की, तो आप लोगों ने बचपन में ही विज्ञान की एक बहुत ही फेमस परिभाषा आप पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपसे विज्ञान की अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो आप बताते हैं कि किसी भी सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा गौर आप लोग करिए, अगर यहीं से मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो जाए, आप किसका सुव्यवस्थित, किसका सुसंगठित, किसका क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब यहां से आपको प्रॉब्लम आती है। तो आइए देखिए, हम लोग एकदम विज्ञान को बहुत बारीकी से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि विज्ञान एक्चुअली है क्या। तो यहां पे अगर विज्ञान की बात करें तो देखिए, विज्ञान है द्रव्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान। थोड़ा सा आप लोग यहां देखिए, ये क्या है, बी ज्ञान, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अगर आप बी को क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, मिटा दिए, तो क्या बचा, ज्ञान। किसका ज्ञान, द्रव्यों का ज्ञान ही क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। और यहीं से आपको वो डिफिनीशन मिलता है जो आप कहते हैं सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप किसका सुव्यवस्थित, किसका सुसंगठित, किसका क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो दोस्तों आप द्रव्यों का ही सुव्यवस्थित और सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि सर आपने बताया द्रव्यों का ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान, तो बताइए द्रव्य है क्या। आपके मन में एक क्वेश्चन आएंगे, सर बताइए तब द्रव्य है क्या। तो अगर द्रव्य की बात करें तो दुनिया की सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, द्रव्य या मैटर कहलाती हैं। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोल दिया कि दुनिया की सारी वस्तुएं जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनमें भार होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सारी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं होंगी जो द्रव्य का उदाहरण नहीं होंगी। ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। हाँ, आपके मन से, आपके अंदर से जितने भी भाव प्रकट होंगे वो द्रव्य नहीं होते हैं। जैसे लव, इमोशन, घृणा, नफरत, ये द्रव्य के उदाहरण नहीं है, ये द्रव्य का उदाहरण नहीं है। आप याद रखिएगा, लव, इमोशन, फीलिंग्स, घृणा, हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। क्या इसमें भार होता है, क्या इसमें द्रव्यमान होता है, क्या यह स्थान घेरता है, नहीं। यानी द्रव्य होने के लिए आपको सारी कंडीशन होनी चाहिए, वो स्थान घेरे, उसमें भार हो, उसको हम देख सके, छू सके, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त कर सके, तभी वह द्रव्य कहलाएगा, या अन्यथा द्रव्य नहीं कहलाएगा। तो लव हो गया, घृणा हो गया, नफरत हो गया, ये आपके अंदर से जितने भी भाव प्रकट होंगे वो द्रव्य के उदाहरण नहीं होते हैं। आप नोट करके लिख लेंगे। चलिए, तो देखिए, अगर फिर आगे हम लोग द्रव्य में बढ़ते हैं तो द्रव्य में आप कहिएगा, देखिए हमने क्या कहा, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, सारा चीज द्रव्य है। ये मार्कर भी एक प्रकार का द्रव्य है और हम भी एक प्रकार के द्रव्य हैं। ये मार्कर किस प्रकार का द्रव्य है, ये आपका निर्जीव द्रव्य का उदाहरण है। और हम कैसे द्रव्य के उदाहरण है, सजीव द्रव्य के उदाहरण है। यानी द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव द्रव्य और एक निर्जीव द्रव्य। अब यहां से थोड़ी सी बातों को गौर करिएगा। सजीव, आप जानते हैं, सजीव वे वस्तुएं होती हैं जो श्वसन करती हैं, जो प्रजनन करती हैं, जिनमें वृद्धि और विकास होता है, वो सजीव कहलाती हैं। जिनमें सारी क्रियाएं नहीं होती हैं वो क्या कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। तो सजीव, अब देखो आपको यहां से कितनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। अगर आपसे हम बोलें कि बताओ जीव विज्ञान है क्या, तो आप बचपन में वही परिभाषा आप रटते आ रहे हैं क्या, कि जिसमें हम लोग पेड़ पौधा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, वही जीव विज्ञान कहलाता है। अब आप एक लाइन में डिफिनीशन बताएंगे जीव विज्ञान की, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव द्रव्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है आपका, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव द्रव्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपका कहलाता है आपका जीव विज्ञान। अब देखिए, अगर फिर बात करें, हम लोग जीव विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। अगर फिर यहां से पूछे, अब आपके मन में आएगा सर बताओ तो जंतु विज्ञान क्या है, आप बोलिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है अपना
जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका वनस्पति विज्ञान। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन ये नहीं पूछता आपके एग्जाम में, अब थोड़ा सा गौर करिएगा, आपके एग्जाम में डिफिनीशन कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, वो हम बता रहे हैं। यहां से आपसे कहता है बताइए जीव विज्ञान के पिता का क्या नाम है, इनके फादर का नाम क्या है, तो जीव विज्ञान के फादर का नाम होता है अरस्तु, याद रखिएगा। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के फादर का नाम भी क्या है, अरस्तु। और आपसे अगर पूछ लिया यहीं पे कि बताइए वनस्पति विज्ञान के पिताजी का क्या नाम है, तो आप लिखिएगा थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है भैया, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ये किसके फादर का नाम है आपके, ये वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम है। अब देखिए था क्या, अब आपसे पूछता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन कि बताइए जंतु का अध्ययन करना ज्यादा कठिन है या वनस्पति का, बात है ना। क्यों अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, क्यों नहीं थियोफ्रेस्टस को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, आपके मन में आएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब देखिए यहां से अगर बात किया जाए तो जो अरस्तु साहब थे उन्होंने क्या किया, 500 जीव जंतुओं के बारे में क्या कर दिया, अध्ययन किया। और अरस्तु के ही शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, इन्होंने क्या किया, 500 पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में अध्ययन कर डाला। अब देखिए सबसे कठिन मुश्किल काम क्या होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन करना। यानी अगर हम लोग बात करें टोटली कि सबसे जटिल काम किसका स्टडी करना होता है, जंतुओं का। इसलिए जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को और पूरे बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं निर्जीव द्रव्य की। तो निर्जीव द्रव्य को हमने बांटा, किसमें हम लोग स्टडी करते हैं, व्यवहारिक विज्ञान या फिजिकल साइंस में। व्यवहारिक विज्ञान या फिजिकल साइंस का अगर डिफिनीशन आप लोग बनाइएगा तो बोलिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, निर्जीव द्रव्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका व्यवहारिक साइंस, व्यवहारिक विज्ञान या फिजिकल साइंस। अब यहां से देखिए फिजिकल साइंस को हमने दो भागों में बांटा, एक भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। अब आपके मन में आएगा बताइए सर भौतिक विज्ञान होता क्या है, तो आप कहिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है आपकी भौतिक विज्ञान। यानी प्राकृतिक में जो घटनाएं घटेगी उसका हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, भौतिक विज्ञान में। इस ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है बताइए भौतिक विज्ञान के फादर का नाम क्या है, इनके जनक कौन होते हैं, तो भौतिक विज्ञान के फादर का नाम है न्यूटन। अगर यही से आपसे क्वेश्चन कह दे बताइए आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे तोड़ मरोड़ सकता है, आप याद रखिएगा। कहेगा बताइए भौतिक विज्ञान का, अगर ऐसे बोला इसके जनक कौन है तो आप बताइएगा न्यूटन। और यही से क्वेश्चन कह दे बताइए आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तब न्यूटन नहीं होगा, तब होगा आपका आइंस्टीन। नोट करके लिखते जाएंगे, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान होती है उसका जनक किसे कहा जाता है, आइंस्टीन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग बात करेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की गुण संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है आपका रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के फादर का नाम क्या होता है, तो आप लिख लेंगे लेवासियो। लेवासियो को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आज लेंगे, आज कवर करेंगे हम लोग इस जो साइंस है इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के सिलेबस को देख लेते हैं और पहले टाइम हम लोग भौतिक विज्ञान को ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक विषय सूची है भौतिक विज्ञान की जो हमने आपको दिया है, क्या क्या आपके सिलेबस हैं, कैसे पढ़ने हैं, टोटली आपके सामने है। और आप अपने एक मोटा मोटी आप अपना सिलेबस लिख लीजिए। पहला चैप्टर है आपका मापन, मेजरमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग पूरी राशियों को पढ़ेंगे, कौन सी राशि किसमें मापी जाती है, सारा चीज हम लोग इसमें बात करेंगे। दूसरा है आपका चैप्टर यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं आप लोग। इसमें हम लोग गति होती बल वल के बारे में पूरा स्टडी करेंगे डीप में। ये केवल चैप्टर के नाम है, इसके अंदर हम लोग टॉपिक डील करेंगे। बहुत एक एक चैप्टर आपके करीब 6 7 से लेक्चर के होंगे, घंटे के होंगे। तीसरा है आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा। चौथा चैप्टर है आपका ताप एवं ऊष्मा।
5वां चैप्टर है आपके प्रकाश, 6वां है आपका ध्वनि, 7वां है आपके विद्युत धारा, 8वां है आपका चुंबक, 9वां है आपका आधुनिक भौतिक जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है, और 10वां है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग ज्यादा नहीं, आपको मैं परिचय कराऊंगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायक, ठीक है। ये सब जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं वहां से इसमें हम आपको बताएंगे कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही फेमस चैप्टर है हमारा ताप एवं ऊष्मा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर बात किया जाए आपके भौतिक विज्ञान में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको केवल 4 चैप्टर पे आपने अगर अपना पकड़ जमा लिया तो आप समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन को कभी मिस नहीं कर सकते। वो 4 चैप्टर है। पहला है आपका ताप और ऊष्मा, दूसरा है आपका प्रकाश, तीसरा है आपका ध्वनि, और चौथा है आपका विद्युत धारा। ये अगर ये 4 चैप्टर पे आपने अगर कमांड कर लिया तो आप समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान में आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा और आप कर जाएंगे। तो इन भाई आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो 4 चैप्टर हैं इनको आप बहुत ढंग से देखेंगे, और मैं हर एक टॉपिक के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो आपके सामने मैं डील कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए तो बात करते हैं हम लोग ताप एवं ऊष्मा में। तो आपके मन में रहता होगा कि सर ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, दोनों क्या सेम है या दोनों में अंतर है। तो सुनिएगा, अगर ताप की बात करते हैं, ताप की डिफिनीशन क्या होती है। ताप किसी पदार्थ का गुण होता है जो किसी वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का एहसास दिलाता है। मैं आपके बोर्ड पर भी लिखते जा रहा हूं, आप कंप्लीट नोट्स आप बनाइएगा, आपके बोर्ड पे कंप्लीट नोट्स है, और कुछ चीजें मैं बोलूंगा उनको भी नोट करते रहेंगे आप लोग। यानी ताप क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है जो वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का एहसास दिलाता है। ऊष्मा की बात करते हैं तो ऊष्मा भी किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का एहसास दिलाती है, लेकिन ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। मेरे पॉइंट को नोट करिएगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का एहसास दिलाती है। लेकिन ताप क्या है, ताप किसी पदार्थ का गुण होता है। मेरा कहने का मतलब आप समझिए, ताप की अगर बात समझिए, ये मार्कर है, एक पदार्थ है, और एक आप लोहे की छड़ ले लीजिए, दोनों पदार्थ हो गए, और दोनों को आप सेम टाइम तक धूप में रख दीजिए। अगर आप धूप में रखेंगे और आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, लोहे की छड़ की एक अपना अलग गुण होगा जो मार्कर की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं ताप क्या है, किसी पदार्थ का गुण है जो उसके गर्मपन और ठंडेपन का आभास कराता है। लेकिन ऊर्जा की अगर बात करेंगे, ऊष्मा की बात करेंगे, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का एहसास दिलाती है। आपको आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक बार अपने भाई के लिए जरूर कमेंट्स करिएगा लेक्चर कैसे लग रहे हैं। लेक्चर आपको कंप्लीट मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, आपके एक भी टॉपिक मिस नहीं होंगे। और हमारे पास ऑनलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट है BEO की, और आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप समझ लीजिए कि आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग ताप के SI मात्रक की, तो ताप का SI मात्रक होता है जो आपका केल्विन होता है, और ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है जूल होता है। और कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है 1 जूल में कितना अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू होता है 10 के पावर 7 अर्ग। और CGS पद्धति में जो होता है ना, ऊर्जा का मात्रक अर्ग ही होता है। CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और 1 जूल इक्वल टू होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ये चीज आप नोट करिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं, और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग डील करते हैं। तो हमने एक हेडिंग डाला है, ताप मापने के विभिन्न पैमाने। देखिएगा, ताप मापने के कुछ पैमाने होते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पैमानों को हम लोग डील करेंगे। पहला पैमाना है आपका क्या, सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना। दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा है आपका केल्विन पैमाना, और चौथा है आपका र्यूमर पैमाना। तो यहां पे देखिए, मैंने एक चीज संबंध लिखा है। अगर ये संबंध आपको क्लियर हो गए तो आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टेम्परेचर जो मापने के पैमाने हैं उनमें। आप में रिलेशन क्या होता है, देखो C-0/100, ये आपका किसमें रिलेशन है, आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट,
केल्विन रीमर पैमाने में संबंध है। आप एक हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग क्या रहेगा आपका, लिखिएगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा रीमर पैमाने में संबंध। और इसमें आपका रिलेशन क्या होता है, C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180 इक्वल टू R - 0/80 इक्वल टू K - 273/100। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने लिखा है यहाँ पे C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180 इक्वल टू R - 0/80 इक्वल टू K - 273/100। तो सर ये बता दो, ये 100 क्या है, 180 क्या है, 80 क्या है, 100 क्या है, और ऊपर आपने 0 क्यों लिखा, 32 क्यों लिखा, यहाँ पे 0 क्यों लिखा, यहाँ पे 273 क्यों लिखा। आपके मन में एक क्रॉस क्वेश्चन आएंगे। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोग उसकी अगर बारीकी चीज को नहीं देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो आपको मैं बता दूं, जो ऊपर है C - 0, यहां पे ये जो ऊपर वाला है ये जल का हिमांक है, जल का हिमांक बिंदु है। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि बताइए जल का हिमांक सेल्सियस पैमाने में क्या होगा, तो आप बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन कहे कि जल का हिमांक फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर कहे बताइए रीमर पैमाने में क्या होगा, 0 डिग्री जल का हिमांक। ऊपर वाला जितना है ये जल का हिमांक है। केल्विन पैमाने में जल का हिमांक आपका हो जाएगा 273 केल्विन, रीमर में हो जाएगा 0। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएंगे कि सर ये बता दो 100 क्या है, 180 क्या है। आपने कभी थर्मामीटर देखा होगा, आई होप देखिए मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, आप मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ड्राइंग के माध्यम से। यहां पे देखिए, ये आप शायद ऐसे देखे होंगे आप लोग, क्या पैमाना रहता है आप देखे होंगे, ऐसे आपको कहीं आप देखे होंगे जो आपके होते हैं थर्मामीटर। और थर्मामीटर में आपको ऐसे ऐसे आपकी लाइन देखी होती है, लिखी मिली होती है, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे लाइन लिखा होता है उसमें। तो यहां पे अगर पूछे 100 क्या है, तो डिग्री सेल्सियस वाला जो पैमाना देखेंगे आप लोग, उसमें आपको ऐसे ऐसे लाइन मिलेगी 100 गो। और जो फ़ारेनहाइट वाला पैमाना है उसमें जो आपको लाइन मिलेगी वो 180 मिलेगी। जो रीमर पैमाना है उसमें आपको ये लाइन 80 मिलेगी। जो केल्विन पैमाना है उसमें एक खींची हुई लाइन क्या है, 100 मिलेगी। अर्थात नीचे वाला क्या है, आपका एक खानों की संख्या है, ठीक है। और प्रत्येक खाना, अगर आपसे पूछे एक खाना किसको डिनोट करता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस आपको, अगर आपको किस में पूछे सेंटीग्रेड में, अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछे तो एक खाना किसको डिनोट करता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को। अगर आपसे पूछे रीमर में, तो रीमर में एक खाना किसको डिनोट करता है, 1 डिग्री रीमर को। और केल्विन में पूछे तो एक खाना किसको डिनोट करेगा, 1 केल्विन को। देखिए केल्विन को हम लोग कभी ऐसे नहीं लिख सकते, 273 डिग्री के, इसमें हम लोग केल्विन पैमाने में डिग्री कभी नहीं लिखते हैं, सीधा केल्विन लिखते हैं। अगर डिग्री लिखिएगा तो आपका लिखने का जो तरीका होगा वो गलत होगा, केवल 273 लिखिएगा। चलिए तो थोड़ा थोड़ा से इनके बारे में हम लोग जानकारी रख लेते हैं। सेल्सियस पैमाना क्या होता है, तो अगर सेल्सियस पैमाने की बात करते हैं तो इसका, ठीक है, सेल्सियस की अगर बात करें सेल्सियस पैमाने की, तो इसकी जो खोज किया था स्वीडन के साइंटिस्ट सेल्सियस ने किया था 1730 ईस्वी में। सेल्सियस पैमाने की खोज किसने किया था, सेल्सियस पैमाने की खोज किसने किया था, सेल्सियस नामक साइंटिस्ट ने, स्वीडन के रहने वाले थे। लिख मैं देता हूं, स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था 1730 ईस्वी में। इस पैमाने की विशेषता यह है कि इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
अर्थात इसका जो हिमांक होगा, इसमें पानी का जो हिमांक मेजर किया जाएगा 0 डिग्री, और जो पानी का क्वथनांक होता है अर्थात भाप बिंदु जिसको बोलते हैं वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। आप इतनी चीजें याद रखेंगे। कितना, जो अगर आपसे पूछे कि बताइए डिग्री सेल्सियस पैमाने में जल का क्वथनांक कितना होता है, भाप बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने की। तो फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करते हैं तो जर्मनी के साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट ने इस पैमाने का आविष्कार किया कितने ईस्वी में, 1717 ईस्वी में। फ़ारेनहाइट पैमाने का जो आविष्कार किया था जर्मनी के साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट ने 1717 ईस्वी में। इस पैमाने की विशेषता क्या है, इस पैमाने में जल का हिमांक जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जल का जो क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको याद होगी चीजों को। इस पैमाने में हम लोग क्या करते हैं, जल के हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं, और जल का जो क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे बात करें हम लोग तो आगे आता है आपका रीमर पैमाना। तो रीमर पैमाने की जो खोज किया था, इसका खोज आपको किया था फ्रांस के वैज्ञानिक ने 1771 ईस्वी में। इसका खोज किया था फ्रांस के वैज्ञानिक रीमर ने 1771 ईस्वी में। देखिए जितने भी पैमाने हैं ये सब साइंटिस्ट के नेम पे पड़े हैं। यानी सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया, सेल्सियस ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे। कब किए, 1730 ईस्वी में। फिर फ़ारेनहाइट पैमाने का खोज किसने किया, फ़ारेनहाइट ने किया। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। ये कब किए, 1717 ईस्वी में। इसमें फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जल का क्वथनांक कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आता है आपका रीमर पैमाना। तो रीमर पैमाने की खोज किसने की, तो रीमर ने किया। कब किया, 1771 ईस्वी में। एक कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। बातें क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग केल्विन पैमाना। तो देखिए अगर केल्विन पैमाने की बात करें तो केल्विन पैमाने की खोज आपके किए थे केल्विन ने, ठीक है, कितने ईस्वी में, 1852 ईस्वी में। केल्विन पैमाने का खोज किसने किया था, केल्विन ने किया था 1852 ईस्वी में। इस पैमाने में जो जल का आपका हिमांक होता है वो होता है 273 केल्विन। जल का हिमांक कितना होता है 273 केल्विन, और जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। इसमें आपका जल का हिमांक कितना होता है 273, और जल का क्वथनांक कितना होता है 373 केल्विन। आप नोट करेंगे अपने कॉपी में। ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। अब देखिए अगर बात करें, हम लोगों ने इतना पढ़ा तो हम लोग ये चीज देख लेते हैं कौन से इस पैमाने को अगर हम लोग बात करें तो कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपसे। अगर एक दो क्वेश्चन अगर हम आपको करा देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर इस फार्मूले को अगर आपको और छोटा बनाना है, इस फार्मूले को अगर आपको और छोटा बनाना है तो आप कर क्या सकते हैं, आप लोग देखिएगा 1 मिनट। ये किसमें किसमें संबंध है आपको, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रीमर तथा केल्विन में संबंध है। आप एक को एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रीमर से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको ये चीज याद रखना है। तो यहां पे आप लोग देखिए और हमारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आई होप कि समझ में आएगा। हमने क्या लिखा, c - 0/100 इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है आपको, f - 32/180 इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, r - 0/80 इक्वल टू k - 273/100। अगर इसको और हमको छोटा बनाना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। 20 × 5 = 100, 20 × 9 = 180, 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100।
यहां से आपको रिलेशन छोटा क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा c माइनस 0 बटा में 5 इजकल टू एफ माइनस 32/9 इजकल टू r माइनस 0/4 इजकल टू k माइनस 273/5। आपको ये एकदम छोटा एकदम शॉर्ट हो गया, आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां से आप देख लीजिए कितना छोटा है। अब देखिए आपके मन में आएगा कि सर आपने c माइनस 0 क्यों लिखा है। देखो यार, यहां पे आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो c/5 इजकल टू एफ माइनस 32/9 इजकल टू r बटा में 4 इजकल टू k माइनस 273/5। ये बताओ ऐसे लिख सकते हैं आप कि नहीं? आप लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई नंबर दे दे, अगर मान लीजिए कि 2 में से कह दे कि 0 घटा दो, तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे c कुछ भी दिया हो, जब 0 घटाइएगा तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में आपको? आई तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, क्लास कैसी लगी। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट से। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स में आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन पहला है कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप का मान फ़ारेनहाइट में होगा। यहां पे आपको क्या कह दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस ताप का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, इसको बदलना है आपको। कैसे बदलिएगा? देखिएगा आपको दिया क्या है, गिवन क्या है। कोई भी क्वेश्चन करते टाइम आपको यह ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में दे का रहा है और आपसे पूछ का रहा है। आपसे पूछ रहा है, दिया है आपको डिग्री सेल्सियस पैमाने पर ताप दिया है, और आपसे पूछ रहा है किसमें? फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो आपको मैंने अभी एक रिलेशन बताया, और उसी रिलेशन पे आइए, मैंने बताया क्या, c/5 इजकल टू एफ माइनस 32/9। ये मैंने आपको संबंध बताया था। अब ये संबंध अगर बताया मैंने, तो यहां पे देखिए c के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 30/5 इजकल टू, आप क्या लिख सकते हैं? एफ माइनस 32/9। ये रिलेशन होता है, ये लिख सकते हैं। चलिए अब यहां से देखिए आप क्या कर सकते हैं, 5 छके 30। अब मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 9 छके 54 हो जाएगा। 9 छका 54 इजकल टू एफ माइनस 32। अब देखिए 32 है, माइनस में इधर कर लीजिए इसको, तो 54, और ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 32 इजकल टू एफ, यानी आप जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए इसी प्रकार से आप लोग सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बता दिया है। देखो चीजों को आपको रटना नहीं है, ये कैसे आते हैं। मान लीजिए अगर आपको याद है कि चलिए अगर फ़ारेनहाइट पैमाने में एक मनुष्य का जो शरीर का ताप होता है 98.6 होता है, तो डिग्री सेल्सियस में 37 होगा। लेकिन 37 कैसे आता है, कहां से आता है, अगर ये चीजें आपको पता नहीं है तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। क्योंकि 98.6 अगर दे दिया तब तो आप बता दिए 37 है, अगर 99.6 दे दे तब क्या करिएगा, दिक्कत आएगी। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। साइंस समझने की चीज है, साइंस रटने की चीज नहीं है। अगर साइंस आप समझ गए तो साइंस से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। तो देखिएगा यहां पे इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, 86। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिए। 98.6 डिग्री सेल्सियस ताप का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ताप का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, और इसका उत्तर सबको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता होगा। तो देखिए अब यहां पे आपको क्या दिया था, आपको सेल्सियस पैमाने में टेम्परेचर दे दिया था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन में किस में कह रहा है, अब आपको फ़ारेनहाइट में दिया है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। सिंपल सा यही काम करिए, आपको कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला रहेगा। और आपको करना क्या है, C/, क्योंकि अब आपको C में कन्वर्ट करना है, अब आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है,
तो C इक्वल टू क्या लिखिए, एफ कितना दिया है 98.6 माइनस 32 अपॉन क्या दे दिया 9। अब ये आपको हो क्या जाएगा, C/5 इक्वल टू 98.6 में से 32 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 66.6/9। अब देखिए आप जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9C इक्वल टू 5 6 के 30 के 0 कैरी हुआ आपका 3, 5 6 के 30 3 33 कैरी हुआ आपका 3, 5 6 के 30 और 3 33 यानी 333। अब C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C इक्वल टू 333/9। अब देखिए 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब बचा कितना 27, 33 में 27 घटाइए 6 बचा, ऊपर कितना है 3 और 9 साथे कितना हो जाएगा 63, यानी कितना हो गया आपका 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कहता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस पैमाने में होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यही से क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहां पे फ़ारेनहाइट लिख लीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन गलत है, यहां पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब फिर आप देखिए अगर कभी आपको फ़ारेनहाइट से किस में कह रहा है केल्विन में बदलने के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट से आप केल्विन में बदलिए, तो आपको रिवर्स आना है, आपको क्या करना है फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में बदल लीजिए और इसके बाद आप क्या करिए, अगर आपको कभी भी ट्रिक में बता देता हूं, देखिए कितना आसान है। कभी भी आपको क्या कहे कि फ़ारेनहाइट से आप किस में कन्वर्ट करिए केल्विन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप रिवर्स आइए, फ़ारेनहाइट को तुरंत आप किस में बदल दीजिए डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि देखिए वहां पे कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू होता है K-273/5 होता है। अब बताओ अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो आपको इधर कहीं ना कहीं कुछ दिया रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना हो तो आप तुरंत रिवर्स आइए, फ़ारेनहाइट से किस में बदल दीजिए डिग्री सेल्सियस में, और आप क्या करिए कुछ नहीं करिए 273 + C कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहीं पे देख लीजिए अगर कहता है बताइए डिग्री सेल्सियस तापमान में डिग्री सेल्सियस पैमाने पे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने में क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है 273 + 37, यानी केल्विन पैमाने में मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 310 केल्विन। आंसर। बातें समझ में आई कि नहीं, अगर आई तो एक बार कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस तापमान पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप अगर पेपर उठाकर देखेंगे, यूपीएससी ने किसी भी लोक सेवा आयोग का अगर पेपर देखिएगा तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। हीट का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने दोनों बराबर होते हैं। कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री, कह रहा है 37 डिग्री, और डी में कह रहा है नॉन। तो यहां पे आप याद रखिएगा किस तापमान पे, यहां पे आप थोड़ा सा मात्रक यहां पे ना इंक्लूड करिए, मात्रक इंक्लूड नहीं करिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होंगी। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहां पे आप देखिएगा यहां पे दिया क्या है, यहां पे आपको दिया है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना। तो आप मान लीजिए कि माना x डिग्री ताप पर दोनों पैमाने बराबर होंगे, दोनों पैमाने क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो आप फार्मूला जानते हो, आप फार्मूला में क्या करो वही चीज लिखो, C/5 इक्वल टू F -32/9।
सी के जगह पे भी आप क्या लिख दीजिए, यक्स लिख दीजिए, और यफ के जगह पे भी आप यफ लिख दीजिए, यक्स लिख दीजिए, आपके उत्तर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सी के जगह पे क्या लिखिए, यक्स अपॉन 5 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि यक्स डिग्री ताप पे दोनों पैमाना बराबर होंगे, तो यक्स अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 32 अपॉन 9। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आती होगी, आप करिए। इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो मिल जाएगा 5x इक्वल टू 160 माइनस 160, सॉरी यहाँ पे आपको 9x इक्वल टू मिल जाएगा 5x माइनस 160। अब यहाँ पे इस 5x को इधर लाइए तो 9x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आप फिर यहाँ से माइनस करिए तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 160। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 160 अपॉन 4। आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा क्या, माइनस 40। माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर पे दोनों पैमाने क्या होंगे, बराबर होंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। समझ में आया कि नहीं? आप इसको रट लीजिए। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो आप रट लीजिए, हमने तो आपको कैलकुलेट करके बताया कैसे होते हैं। लेकिन आप लोग ये याद रख लीजिए कि माइनस 40 डिग्री ताप पे दोनों पैमाना फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों बराबर होते हैं। और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? आप मेरे साथ बने रहो, आपको एक टॉपिक में क्लियर करके जाऊंगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहां पे आपको दिक्कत आएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा? किस तापक्रम पे? तो हमने मान लिया कि दोनों तापक्रम क्या है, यक्स पे दोनों बराबर है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग मान लिए कि दोनों क्या है, बराबर है। यानी हमारा क्या है, C इक्वल टू क्या है, यफ है। या कह रहा है कि ये यफ क्या है, दोगुना है C के। यानी हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 2C, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे 2C, क्योंकि ये दोगुना है सेंटीग्रेड का। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपल सा जो आप जानते हैं, आपको क्या, वही चीज, वही फार्मूला, C अपॉन 5 इक्वल टू यफ माइनस 32 अपॉन 9। अब C के जगह पे C रहने दो, C हो गया C अपॉन 5 इक्वल टू। अब यफ के जगह पे क्या लिखना है, 2C, क्योंकि C इक्वल टू यफ है तो यहाँ पे आप 2C लिख लीजिए, माइनस 32 अपॉन 9 लिख लीजिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर आपका हो जाएगा 9C इक्वल टू हो जाएगा 5 टू जा 10C, ठीक है। अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5 दूना के 10, 5 160। अब देखो AC और AC दोनों CC है तो दोनों की एक साथ ला लो, क्योंकि सेम जाति के लोग इनमें होता है चर और अचर, आप जानते हैं। तो ये जो राशियां हैं ये हमारी क्या है, चर राशियां हैं। तो चर राशि दोनों राशियों को आप साथ में लाजिए, 9C माइनस 10C इक्वल टू माइनस 110। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस C इक्वल टू हो जाएगा 160। अब देखो ये कट गया, यानी C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 160 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, B माइनस 40। आई होप कि आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो एक कमेंट करते रहिए कैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कह रहा है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला विकल्प में कह रहा है बढ़ जाएंगे, बी में कह रहा है घट जाएगा, सी में कह रहा है क्रमशः घटेगा और बढ़ेगा, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बात बता दें, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप शुद्ध जल में अगर कोई भी अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक कम हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर शुद्ध जल आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर क्या होता है, वो जम जाता है। अगर उसमें कोई आप अशुद्धि मिला देंगे तो वो 0 डिग्री पे नहीं जमेगा। यानी देखिएगा क्या कहेगा, तो इसका क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा।
अब जैसे कि जल हमारा क्या होता था, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता था, अब 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, अब उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा पहले क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक इसका क्या होगा, घट जाएगा। उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग, इसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक क्या होगा, घट जाएगा। राइट गाइस, तो आप एक बार कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी, मेरा प्रयास कैसा रहा है, आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। और हमारे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट है, आप हमारे हेल्पलाइन और www.chandrainstitute.com पे जाइए और वहाँ से आप एडमिशन की सारी जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।